Hi everyone, good afternoon guys. Just a second. हाँ जी. Oh. ओके, तो आज से हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन. जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है हम वो समझेंगे बेसिकली. ठीक है. अगेन ट्रांसक्रिप्शन या मैं बोलूँ अगर तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फंडामेंटल प्रोसेसेस या यूनिट 3 के नाम से जिसको आप जानते हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है. ये आप सब जानते हो. ठीक है. मतलब हर एक टॉपिक आई कैन नेवर से कि मैं बोलूँ कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा. ठीक है. अब इसमें मैं आपको लैक ओपेरॉन अभी तक यहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है. इसका ये सेकेंड टॉपिक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको एक ऐसे कुछ टॉपिक्स ऑफर करूँ जो कि शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं. मतलब कि 70 दिन JRF इन सीरीज़ में हम ऐसे कुछ टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. जैसे मैंने सेल साइकिल कवर किया, लैक ओपेरॉन कवर किया, फोटोसिंथेसिस कवर किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन कवर किया, अब मैं ट्रांसक्रिप्शन कवर कर रही हूँ एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम ऐसे ही टॉपिक्स को और मैं कवर करते जाऊँगी. मैंने बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपके साथ उनके फॉर्मूला अभी तक शेयर किए हैं. उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे हम वो भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. और साथ ही साथ हमने जो चार्ज कैलकुलेशन होती है मैंने वो भी आपको सिखाई है वहाँ पे करनी, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम फेस आप लोग करते हो. ठीक है. तो वो सारे वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मेक श्योर करना उनको जाकर देखना. पहली बात तो हो गई ये. अब दूसरी बात आती है कि शॉर्ट जो टॉपिक्स हैं आपके शॉर्ट टॉपिक्स मतलब इस अपकमिंग एग्जाम के लिए जून के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कि हम आपके लिए इस पर्टिकुलर तरीके के टॉपिक्स लेकर आएंगे जो एग्जाम में आने की संभावना जिनकी बहुत ही ज़्यादा होती है, हर बार आते हैं. ठीक है. तो ऐसे कुछ सीरीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं इन दी मंथ ऑफ मे. बहुत जल्दी आपके सामने इसका अनाउंसमेंट हम करेंगे. कब स्टार्ट कर रहे हैं, कितने दिन ये सीरीज़ चलेगी, कितने टॉपिक्स हम कवर करेंगे, क्या कुछ होगा इस सीरीज़ में, ईच एंड एवरीथिंग पूरा का पूरा प्लान मैं आपको बनाकर बहुत जल्दी देने वाली हूँ. ये सीरीज़ लेकिन आपकी पेड क्लासेस में होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ. तो हम जो यूट्यूब पे कवर कर रही हूँ मैं कर रही हूँ वो मैं आपके सामने जो हम करते रहेंगे भी. ठीक है. ऐसा नहीं कि ये बंद हो जाएगा, ये मैं करते रहूँगी. बट पेड के लिए मैं एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि मंथ ऑफ मे में ही स्टार्ट करने वाली हूँ. ठीक है. जिसके अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. ठीक है जी. ना स्टार्ट करते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट. अब ट्रांसक्रिप्शन का सबसे पहली बात होता है कि मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना. जब भी आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हो तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है. बहुत सिंपल बात है. ट्रांसक्रिप्शन का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए का बनना. डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. आपने एक प्रोसेस सुना होगा, समझा होगा कभी. मतलब जब भी हम फंडामेंटल प्रोसेसेस पढ़ते हैं आप एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा ये इरेज करूँ तो जी देखिए कैसा होता है. सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल डीएनए है. ठीक है. दिस इज डीएनए. अब डीएनए से बनेगा क्या, डीएनए से बनेगा आरएनए. ठीक है. डीएनए से बनेगा आरएनए या फिर डीएनए से डीएनए भी बन सकता है. ठीक है. डीएनए से आरएनए बन गया. अब आरएनए से बनती है प्रोटीन. ठीक है. आरएनए से बन गई प्रोटीन. तो डीएनए से जो आरएनए बना इस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्या, ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. डीएनए से जो डीएनए बना उसको हमने बोल दिया क्या, रेप्लिकेशन. आरएनए से प्रोटीन बनने को हमने बोल दिया क्या, ट्रांसलेशन.
ठीक है। लेकिन अब इन प्रोसेसेस में बीच में क्या सीधे सीधे ऐसे ये प्रोसेस हो जाते हैं? नहीं, इनमें और भी बीच में बहुत कुछ होता है, जैसे कि रेप्लिकेशन के टाइम पे, रेप्लिकेशन के अलावा अब रेप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हुई या फिर डीएनए के बनने में कुछ गड़बड़ हुई तो उस जगह पे हमें और भी बहुत कुछ देखने मिलता है, जैसे कि रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, दो चीज़ें, रिपेयर और रिकॉम्बिनेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो पहले जब वो बनता है तो वो नेसेंट फॉर्म में होता है। जब बच्चा सुबह और सो के उठता है तो उसी स्थिति में उसको स्कूल नहीं भेज दिया जाता, राइट। उसको नहला धुला के तैयार करके स्कूल बैग लगा के बाल काट के फिर स्कूल भेजा जाता है ना। तो आरएनए जिस फॉर्म में बना है एज इट इज़ उससे प्रोटीन नहीं बनती, ठीक है, इन जनरल सिनेरियो। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती ड्यू टू साइज़ का डिफरेंस। प्रोकैरियोट्स छोटे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, जैसे कि हिस्टोन्स, जैसे कि इंट्रॉन्स वगैरह, ठीक है ना। आरएनए का यहाँ पर क्या होता है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, या फिर जिसको कि हम आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब कि आरएनए जब बनता है डीएनए से तो अब उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसमें एडिटिंग होती है, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जाता है, कुछ चीज़ों को उसमें से डिलीट किया जाता है, ठीक है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं वगैरह वगैरह, कुछ एडिशन, कुछ डिलीशन एट्सेट्रा, कैपिंग, टेलिंग वगैरह, बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस के बाद में हमारे पास अल्टीमेटली क्या आता है? मैच्योर आरएनए। अब ये जो मैच्योर आरएनए हमारे पास आता है इससे फिर अल्टीमेटली बनती हैं प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स बनने के बाद में भी ऐसा नहीं कि प्रोटीन अब बन गई तो बन गई, पहले बनती है नेसेंट प्रोटीन, ठीक है, नेसेंट प्रोटीन। और नेसेंट प्रोटीन के उसके बाद में उसके इन्वायरमेंट के डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसकी होती है फोल्डिंग। डिफरेंट ऑर्गेनीज में जो कि ये प्रोसेस होता है तो वहाँ पर होती है उसकी फोल्डिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ ग्रुप्स आकर ऐड होते हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी ये वाली सारी चीज़ें भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया ये है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और इसके अलावा अब इसमें और चीज़ें अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे कि क्रोमैटिन की बात, क्रोमोसोम्स की बात, जीन्स की बात, न्यूक्लियोसोम की बात, हिस्टोन की बात, फिर इसके बाद जीन के रेगुलेशन की बात, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया लैकोपेरॉन है ना, प्रोकैरियोट्स के केस में लैकोपेरॉन, ट्रिपोपेरॉन, हिस्टिडीनोपेरॉन, एराबिनोजोपेरॉन वगैरह। तो वो सब कुछ जब मैं ऐड कर दूंगी तो आपका पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बन जाएगा। हालांकि यही पूरा समअप है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स और ऐड करके ख़त्म हो जाती है आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो हमने उसका काफ़ी सारा चंक, मतलब कुछ चंक हमने अभी तक उसका पढ़ा है, कुछ चंक हम अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करते करते हम कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम चंक हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आज जो बात कर रहे हैं वो है क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको क्या बताया? डीएनए से आरएनए का हो रहा है फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, ठीक है, मतलब कि एक प्रोसेस हुआ डीएनए से डीएनए का बनना, इसको हमने बोल दिया क्या? रेप्लिकेशन, ठीक है। और एक प्रोसेस हुआ डीएनए से आरएनए का बनना, मतलब कि हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, मेजर डिफरेंसेस इन दोनों में क्या होते हैं? देखिए, रेप्लिकेशन में अगर मैं बात करूं तो डीएनए, मतलब डिफरेंसेस बोल लीजिए या मतलब वर्सेस, हम इनको कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर डीएनए से बन गया क्या? डीएनए खुद। यहाँ पर डीएनए से बनेगा आरएनए। साथ साथ आप भी बताते जाओगे तो और अच्छा लगेगा, बिकॉज इससे एक बहुत सिंपल प्रोसेस होता है कि आपकी मेमोराइजिंग पावर बढ़ती है जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। जब आप सिर्फ सुन रहे हो ना बैठ के, हाँ जी मैम ठीक है बताइए, उस केस में क्या होता है कि आप सुन तो रहे हो, ठीक है, बट बीच बीच में क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर जाएगा, तो जिस पॉइंट पे आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर या उधर जाएगा उस वक्त आप वो पॉइंट आपका स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपका वो पार्ट स्किप नहीं होगा, ठीक है ना। डीएनए से डीएनए बनना हुआ रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना हुआ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे जो टेम्पलेट है जिसको देख के डीएनए बनेगा वो कौन होगा? खुद डीएनए। और यहाँ पे भी टेम्पलेट की तरह कौन काम करेगा? खुद डीएनए। यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है? खुद डीएनए का। और यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है?
आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। जो एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है मेजर, ठीक है, उसका नाम होगा कौन, डीएनए पॉलीमेरेज। और यहाँ जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा आरएनए पॉलीमेरेज। ठीक है ना। अब क्योंकि डीएनए को अनवाइंड करना पड़ेगा, अनवाइंड करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स उसके अलग अलग होंगे और उन दोनों स्ट्रैंड से फिर नए जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो बन पाएंगे, मतलब डीएनए की अनवाइंडिंग करनी होगी। तो हमको वो सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम अनवाइंडिंग वगैरह का प्रोसेस कर सकें। मतलब कि हमको हेलिकेज की ज़रूरत पड़ेगी, हमको उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, टोपोआइसोमेरेज वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब की ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली हमको यहाँ पर भी हेलिकेज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, ठीक है, क्योंकि अनवाइंड यहाँ पर भी हमको कराना है। कहीं ना कहीं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, ओके ना। जो डायरेक्शन होगी फॉर्मेशन की डीएनए की वो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और आरएनए के फॉर्मेशन की जो डायरेक्शन होती है वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है। यहाँ पर प्राइमर के फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, प्राइमर फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर प्राइमर फॉर्मेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि आरएनए पॉलीमेरेज को फ्री 3 प्राइम OH की कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को फॉर्म करने के लिए, वो खुद ब खुद प्रोसेस को शुरू कर देगा। लेकिन डीएनए पॉलीमेरेज को एक फ्री 3 प्राइम OH चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, तो प्राइमर फॉर्मेशन इसको करना पड़ेगा, इसको ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है आरएनए पॉलीमेरेज को। ठीक है जी। यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसको भी हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, और यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जो डीएनए बनता है वो किससे बनता है, मिलके DNTP से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, और यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि RNTPs, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, आप सभी को पता होगा डीऑक्सी और राइबो में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो शुगर है, जो शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका जो 2 प्राइम OH है वहाँ पे OH नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ H होता है, वहाँ से O निकल चुका है। तो ऑक्सी नहीं है, ऑक्सीजन बेसिकली नहीं है, तो इसीलिए आरएनए के केस में OH ग्रुप है। ठीक है, और डीएनए के केस में वहाँ पे OH नहीं है, इसलिए डीऑक्सी हम बोल देते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका DNTPs और RNTPs का सिनेरियो। अच्छा, फॉर्मेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है इन जनरल S फेज़ में, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है इन जनरल G1 और G2 फेज़ में। ठीक है, हालांकि ये चीज़ थोड़ी सी डाइसी है, लेकिन इसको आप चेक कर सकते हो एक बार ना। हमने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में जो मेजर डिफरेंसेस या मेजर उनका कंपैरिजन है वो देखा। अब हम नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्सेस यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। उससे क्या होगा, ये देखो, जब कंपैरिजन हम देख के चलते हैं ना, ये इस तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक दिमाग में बेस बनता चला जाता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ ये था, यहाँ कंपैरेटिव स्टडी से बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि चीज़ें और अच्छे से याद होती है कि अच्छा ठीक है, इसमें ये था, इसमें ये था। ठीक है, तो कंपेयर करके याद किया करो चीज़ें। ठीक है, नाउ प्रोकैरियोट में अगर मैं बात करूँगी, क्या कोई न्यूक्लियस जैसी चीज़ होती है? आप बोलोगे नहीं मैम, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और क्योंकि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता तो कुछ न्यूक्लियस जैसा हम नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, मतलब क्योंकि जेनेटिक मटीरियल बस प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट के केस में जब कोई न्यूक्लियस जैसी चीज़ ही नहीं है तो ये जो प्रोसेस है इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँगी तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और क्योंकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, डीएनए बाहर तो आता नहीं है न्यूक्लियस से निकल के, इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो प्रोकैरियोट है वहाँ पे क्योंकि अब वहीं आरएनए बन रहा है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बना है ना। एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको, रुको, दिस वन, नॉट दिस वन, ओके, मैं बना ही देती हूँ, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए
ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। अब यहीं पे डीएनए है, ठीक है, यहीं पे डीएनए से बना, मतलब इसको देख के मान लो यहाँ से बन रहा है आरएनए, इस तरीके का बबल दिखा दे, यहीं से बन रहा है ये आरएनए। अब ये आरएनए बन रहा है और इसी पे यहीं पे राइबोसोम अटैच होकर यहीं से प्रोटीन बनने लगेगी, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्या होगा, न्यूक्लियस है, तो पहले डीएनए से यहाँ पे आरएनए बनेगा, आरएनए बाहर आएगा और फिर उसके बाद राइबोसोम अटैच होकर वहाँ से प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो साथ साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस साथ साथ नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में आपको रखनी है क्लियरली एकदम, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंशन कर देती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। अरे आजाज ऐसे सब नहीं बोलो बेटा, ऐसी सब चीज़ें नहीं बोलते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात कि सी लाइफ में ना खुद को ये पता होना चाहिए कि खुद की वर्थ क्या है, ठीक है। एक एग्ज़ाम या आपके मार्क्स या कोई भी ऐसी चीज़ आपकी वर्थ नहीं तय करती, पहली बात ये याद रखना ज़िंदगी में हमेशा। तो आपका एग्ज़ाम हालांकि ठीक है, सब कोई चाहता है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारा एग्ज़ाम निकले, सिंपल बात है। आप एग्ज़ाम की तैयारी यही सोच के करते हो कि क्या आपका एग्ज़ाम निकले, कोई ये सोच के नहीं करता कि उसका एग्ज़ाम ना निकले। बट एक्सट्रीम सोच रखना इज़ बैड फॉर नॉट फॉर ओनली यू बट फॉर योर लाइक लव्ड वंस। नो, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी लव्ड वंस हैं उनके लिए ये थॉट अच्छा नहीं है, बिकॉज इन दैट केस क्या होगा कि दे विल नॉट फील गुड, ठीक है। तो मैं बस इतना बोलूँगी कि एग्ज़ाम इज़ नॉट, इट इज़ नॉट अबाउट लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली CSI नेट एग्ज़ाम, इट इज़ मच मोर देन दैट, ठीक है। सो यू नीड टू एक्सप्लोर लाइफ अकॉर्डिंगली, है ना बेटा। तो अकॉर्डिंगली आपको सोचना पड़ेगा बच्चे। एग्जैक्टली कोई मार्कशीट और एग्ज़ाम आपका और आपकी ज़िंदगी का वर्थ तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते यार एग्ज़ाम, समझ रहे हो। आपकी ज़िंदगी तो मतलब बहुमूल्य है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो इतने कितने बड़े बड़े लोग हैं, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप एग्जाम्पल सुनोगे मेरे मुंह से, कितने बड़े बड़े लोग हैं हमारे देश में भी और दुनिया में भी, जो पता नहीं कितनी किस किस चीज़ों में फेल हुए हैं। अगर आप हमारे करंट प्रेसिडेंट को देखेंगे, ठीक है, तो वो आई थिंक UPSC के एग्ज़ाम की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं शायद गलत नहीं चीज़ वो बोल रही होंगी, ठीक है। तो शायद उन्होंने UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी की थी, आई नीड टू लाइक, अगर मैं गलत हूँ तो जस्ट पार्डन मी, ठीक है। तो ऐसा कुछ था और नाउ जस्ट सी, ठीक है, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट बनना था यार। मतलब तो इट्स जस्ट कि ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, अभी से ये मत सोचो पहली बात तो, ठीक है। यू नेवर नो, आपका फुल एफर्ट दो, बट देन डोंट जस्ट अपने अफेक्शन को उसके साथ ऐसे मत जोड़ के रखो, उसको अटैच मत करो, ठीक है। अब ये खुद को पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब आई एम डूइंग माई बिट, आई एम डूइंग माई पार्ट, रेस्ट आई एम लिविंग अप टू व्हाटसोएवर द एनर्जी एंड यूनिवर्स इज सेइंग, ठीक है। बस अपना काम करो यार एंड जस्ट इन्जॉय, मतलब लाइफ के प्रोसेस को इन्जॉय करो, ठीक है। चिल मारो और थोड़ा चलो। तो साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक वाला, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पर न्यूक्लियस में होता है, हाँ जी बिल्कुल 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 बच्चों, ठीक है। नाउ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पर साइमल्टेनियसली होते हैं, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली नहीं होते, क्योंकि आपने देखा कि बाहर निकल के आता है कौन, आरएनए को अपना घर छोड़ के, अपनी जगह छोड़ के, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकलना पड़ता है, फिर वहाँ जाकर वो प्रोसेस होता है। तो साइमल्टेनियसली नहीं होते, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस होगा, तो बताओ क्या डिफरेंस होगा। बहुत सिंपल बात है, यहाँ पर जो आरएनए
आरएनए पॉलीमेरेज होता है वो सिर्फ एक होता है, सिंगल आरएनए पॉलीमेरेज, एक आरएनए पॉली। क्योंकि देखो प्रोकैरियोट ना बड़ा सीधा साधा आदमी है, ठीक है, बहुत सिंपल, सीधे सीधा सादा जीवन उच्च विचार, कोई कॉम्प्लेक्सिटी रखी नहीं उसने ज़िंदगी में, ना हिस्टोन ना इंट्रॉन, कुछ नहीं, ना है कोई चिंता ना उसे करनी पड़ती, ठीक है, सिंपल सिंपल ज़िंदगी जी रहा है, एक आरएनए पॉलीमरेज से उसका काम चल जा रहा है, ज़्यादा उसने कोई कॉम्प्लेक्सिटी रखी नहीं है, ठीक है। अब यूकैरियोट के केस में जैसे हम लोग हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, तीन तीन आरएनए पॉलीमरेज लेके घूम रहे हैं अपन। अब 3 आरएनए पॉलीमरेज होंगे तो तुम ये सोचो 3 आरएनए पॉलीमरेज से अपने को ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज किस चीज़ को बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो? तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ज़िंदगी में, है ना। प्रोकैरियोट के केस में ना कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, ना अपने को याद करनी पड़ रही है, तो इट इज़ सो सिंपल, ठीक है। तो दैट वेज फिर यहाँ पे फोर्थ केस में यहाँ पे प्रमोटर भी, अब जब एक ही आरएनए पॉलीमरेज है तो अकॉर्डिंगली एक ही प्रमोटर की बात होगी, कोई चिंता की बात ही नहीं है। यहाँ पे अब क्योंकि 3 आरएनए पॉलीमरेज है तो जहाँ पे जिस घर में 3 भाई होते हैं या 3 बहनें होती हैं वहाँ पे उन लोगों का अपनी अपनी, ये कमरा मेरा है, ये सामान मेरा, तुम हाथ मत लगाना, ये होता है ना छोटे छोटे भाई बहनों में, छोटी छोटी, ये रिमोट मेरा टीवी देखना है, होता है ना छोटे छोटे भाई बहनों में लड़ाई, बस वही चल रहा है यहाँ पे। ये प्रमोटर मेरा उस टाइप, इस ऐसे टाइप का प्रमोटर से पे मैं एक्ट करूँगा वगैरह वगैरह यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये हुआ यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बीच का कंपैरिजन, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोसेस के बारे में, मेनली होता कैसे है ये प्रोसेस, थोड़ा सा समझेंगे इसको, ठीक है। देखो कुछ नहीं है, प्रोसेस है जहाँ पे आरएनए बन रहे हैं डीएनए को देख के, डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करके हम आरएनए को बना रहे हैं। अब आरएनए में कुछ नहीं है, आरएनए में ये आरएनटीपीज़ है, इनको हमने बहुत सारे आरएनटीपीज़ को जोड़ दिया है, ये आरएनटीपीज़, और ये जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा इसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल देंगे, ठीक है। नाउ सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं आरएनए, ये आप सभी को पता होगा। इट इज़ द ओनली मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ द ओनली मॉलिक्यूल known to function both in the storage and transmission of genetic information and in catalysis। मतलब कि ये इकलौता ऐसा, क्या हो गया मुझे, ये इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्टोरेज, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें जो डीएनए से इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, ये उसको क्या करवाता है, ये उसको रखता है, ये उसको पास ऑन करता है, और साथ ही साथ ये कैटालिसिस के प्रोसेस में भी काम कर रहा है, ठीक है। सब मोहमाया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, मैं सब बताऊंगी, चिंता नहीं करो, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, हम सब बात करेंगे, बिल्कुल मंतशा आई विल एक्सप्लेन अबाउट इम्यूनाइजेशन। अभी तो बहुत दूर है अपन उससे, अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक से। तो जिस बच्चे को एकदम ज़ीरो से कुछ नहीं आता होगा ना ट्रांसक्रिप्शन में, जिसने कुछ नहीं पढ़ा होगा कभी ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, जिसने ट्रांसक्रिप्शन का टी भी नहीं पता होगा, वो भी इस क्लास को अगर देखेगा वो उसको सब पता चल जाएगा। मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, ओके। तो अब आरएनए जो है ना उसके पास 2 शक्तियाँ हैं। पहली, वो क्या कर सकता है, डीएनए जो कि सेल का क्या है, ब्रेन, हम ब्रेन दिमाग बोलते हैं ना, हमारा दिमाग, ये सेल का दिमाग न्यूक्लियस, ठीक है। अब सेल के दिमाग जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दिमाग एक्चुअली कौन, डीएनए। डीएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को कैसे बताता है, सब जगह पे कैसे पहुंचाता है, प्रोटीन बना के, ठीक है। उसने प्रोटीन बना के उसने सब जगह इन्फॉर्मेशन को डिस्पर्स किया, उसने काम किया, ठीक है। नाउ जो ये डीएनए है ये बेसिकली प्रोटीन बनाएगा, तो प्रोटीन बनाने के बीच पहले का स्टेप है आरएनए बनना। तो आरएनए वो इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लिया, ठीक है, पहला काम उसने किया डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके प्रोटीन बनवाने का, एक काम वो ये कर सकता है। दूसरा काम कर सकता है कैटालिसिस में, आपने राइबोजाइम का नाम सुना होगा, ठीक है, विच इज़ एन एंजाइम। तो इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल जो इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और कैटालिसिस भी कर सकता है, एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। प्रोटीन सिर्फ एंजाइम है, डीएनए सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन आरएनए दोनों है, ठीक है। नाउ
जितने भी आरएनए एक्सेप्ट द आरएनए जीनोम, मतलब ऑल आरएनएज एक्सेप्ट द आरएनए जीनोम ऑफ सर्टेन वायरसेस डिराइव्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड परमानेंटली इन डीएनए। मतलब कुछ वायरसेस के अलावा बाकी जितने भी हैं वो आपको परमानेंटली डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ से आते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल डोंट वरी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ पूरा पूरा करने की। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और चुटकी बजा के अपन समझ जाएंगे। ठीक है, बहुत वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट बिफोर दैट मैं आपको गिव मी अ मोमेंट। चलो ठीक है, अब देखो हमें डीएनए से आरएनए को बनाना है। आपने ना बहुत सारे नाम सुने होंगे जैसे कि कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, प्लस स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड वगैरह वगैरह सुने होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं गारंटी से लिख के बता सकती हूँ कि कन्फ्यूजन होगा, आज तक नई क्लैरिटी होगी कि क्या कौन सा स्ट्रैंड है और हम किस बेसिस पे कौन से स्ट्रैंड को कौन सा स्ट्रैंड बोल देते हैं। ठीक है, और कौन किसके हैं ये स्ट्रैंड, आरएनए के हैं कि डीएनए के हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैं इस एक पर्टिकुलर स्लाइड में कवर करने की कोशिश करूँगी, बट उसके पहले मैं आपको एक सिंपल सी कहानी समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना, पहले एक कहानी सुनते हैं। मान लीजिए ये कोई एक लड़की है। ठीक है, ये एक है महिला। ठीक है, अब ये महिला जो है ये बेसिकली दोस्त हैं एक भैया की, ऑफ कोर्स। ठीक है, एक भैया की फ्रेंड है। ठीक है, ठीक है, ओके, दोनों फ्रेंड। अब ये जो दीदी हैं बेसिकली, मतलब अभी तक फ्रेंड बने नहीं है, बनने वाले हैं ऐसे समझ लो। अब ये जो दीदी हैं ये मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए चाइना की है। ठीक है, और ये जो भैया है ये लेट्स अज्यूम इंडिया के हैं। ठीक है, अब दीदी आएंगी और वो आके कौन सी भाषा में बात करेंगी, ऑब्वियस सी बात है चाइनीज़ में करेंगी। और भैया कौन सी भाषा में बात करेंगे, इंडियन मतलब हिंदी में या इंग्लिश में। चाइनीज़ में तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो चाइनीज़ लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब दीदी, इनका नाम रख लेते हैं मान लीजिए सी और इनका नाम रख लेते हैं आई। ठीक है, अब सी और आई बात कर रहे हैं, ये बात कर रही हैं चाइनीज़ में और ये बात कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साइन लैंग्वेज में बात हो रही है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कोई मीडिएटर है। ठीक है, अब ये मीडिएटर बेसिकली मान लेते हैं इनका कोई फ्रेंड है और इनका भी कोई कॉमन फ्रेंड। ठीक, ये कॉमन फ्रेंड जो है इसको इंडियन भी मतलब हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आती है और चाइनीज़ भी आती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इससे बात को समझेगा और इनको समझा देगा, है ना, और इनको इनसे समझेगा और इनको समझा देगा। सिंपल बात है। तो इस आदमी को इसकी बात जो है, इस लड़की की बात मेक सेंस कर रही होगी, तो हम किसकी बात को बोलेंगे मेक सेंस करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे जिस भाषा में बात कर रही हूँ, तुमको इस वक्त मेरी भाषा समझ में आ रही है, तो तुम बोलोगे हाँ मैम आपकी बातें हमें मेक सेंस कर रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एंटी सेंस हो गई, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आपने हमें क्या बोला, क्योंकि आप हमारे जैसी भाषा में बात कर रहे हो। तो ये जैसी, हमारे जैसी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इस हमारे जैसी वर्ड से मैं आपको बाकी का पूरी कहानी समझाने वाली हूँ। ठीक है, हाँ जी। अब अरे यार ओहो, तो मतलब ठीक है, तुम लोग आंखों पे मत जाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अभी, हाँ मतलब आंखों पे ध्यान मत दो। चलो अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि कहाँ हुई पूरी कहानी। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये है डीएनए का एक स्ट्रैंड। ठीक है, ये है डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। ठीक है, और ये रहा आरएनए। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है बट ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलो इसको लिख देते हैं और इसको बोल रहे हैं हम ए बेसिकली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम
टू 5 प्राइम और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब कोड कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है जी जी सी सी जी जी, तो इसका ऑपोजिट ये वाला स्ट्रैंड में होगा डीएनए के, मतलब यहाँ पे होगा सी सी जी जी सी सी। और जब आरएनए बनेगा स्ट्रैंड, तो सिंपल बात है वो इसको देख के बने, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो 5 to 3 होगी। ठीक है, तो वो होगा आपका जी जी सी सी जी जी। तो अब इसको मैं बोल रही हूँ, ये तो डीएनए है आपका, ठीक है, ये तो पता ही है हमको, ये इसका ए स्ट्रैंड डीएनए का, ये बी स्ट्रैंड डीएनए का, दिस इज डीएनए, ठीक है, एंड दिस इज एमआरएनए। अब आप मुझे बताओ कि एमआरएनए ए स्ट्रैंड के साथ सेंस बनाएगा या बी स्ट्रैंड की बातों के साथ सेंस बनाएगा? आप खुद मुझे बताओगे इसका आंसर, मैं नहीं बताऊंगी आपको किसके साथ ये सेंस बनाएगा। क्या हो गया? हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे बस ये बता दो, ए के साथ बनेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जैसा, जिसके जैसा उसके साथ सेंस बनाएगा। सिंपल मैंने समझाया भी था, जिसके जैसा, तो किसके जैसा? ए के जैसा। ए के जैसा दिख रहा है ना एग्जैक्टली, तो ए हो जाएगा हमारा सेंस स्ट्रैंड। मैंने समझा दिया बहुत ही सिंपल तरीके से, परेशान होने की बात ही खत्म हो गई आप लोगों की। ठीक है, अभी भी जो बी बोल रहा है बच्चा, वो वापस से मेरी इस क्लास को दोबारा से देखेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ए हो गया सेंस स्टैंड। और एक बात जब याद होगी तो बाकी की चीज़ें ऑलमोस्ट आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी। कैसे, बताती हूँ। ये सेंस, तो ये वाला स्टैंड हो गया आपका एंटी सेंस। ठीक है, और ये जो स्टैंड एंटी सेंस होगा, ठीक है, वही स्टैंड आपका नॉन कोडिंग भी होगा। जो सेंस होगा वही कोडिंग भी होगा। ठीक है, जो सेंस वही कोडिंग, क्योंकि उसी के जैसा है वापस से। जो एंटी सेंस वही नॉन कोडिंग भी। ठीक है, फिर यही आपका, अब देखो इसको देख के बना है, तो ये आपका हो जाएगा टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट, क्योंकि इसको देख के बना है। 3 to 5, ये 5 to 3, इसको देख के बना होगा ना। सी को देख के जी, सी को देख के जी, जी को देख के सी, जी को देख के सी। कॉम्प्लीमेंट्री बनता है ना यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री पता है ना, सी की जगह होगा तो जी अटैच होगा। वैसे ही टेम्पलेट, यहाँ पे क्या होगा, नॉन टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट। ठीक है, और ये प्लस स्टैंड होगा, ये वाला होगा प्लस स्टैंड, और ये होगा माइनस स्टैंड। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम प्लस और माइनस का समझा दो, क्योंकि बाकी तीनों तो समझ में आ गए। देखो टेम्पलेट समझ में आ गया क्योंकि इसको देखकर ये बना। ठीक है, सेंस एंटी सेंस समझ में आ गया क्योंकि बातों में सेंस बन रहा है। और कोडिंग नॉन कोडिंग भी समझ में आ गया, क्योंकि अगेन कोडिंग इसके जैसा है, और नॉन कोडिंग मतलब सिंपल। कोडिंग नॉन कोडिंग का तो पता ही है अपन को। मेन बात आती है प्लस और माइनस। प्लस क्यों? क्योंकि प्लस यहाँ पर इसकी बात हो रही है, सेंस की, मतलब इसकी बात हो रही है। डायरेक्शनैलिटी समझ लो, ये 5 to 3 की डायरेक्शन की हम बात करें इन जनरल, तो इसीलिए हम शायद इसको प्लस स्टैंड बोल दे रहे हैं। ठीक है, और इसका एक और सिंपल सा लॉजिक होता है, विच आई विल टेल यू इन दी अपकमिंग सेशन, जब मैं आपको इसकी आगे की चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, और साथ में हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस वाले सेशंस में, क्योंकि मैंने मतलब अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है आपको, जो जिसके लिए मुझे थोड़ी और चीज़ें बतानी होंगी, तब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा पाऊँगी। तो कुछ और चीज़ें समझेंगे, फिर आपके साथ में हम नेक्स्ट जो सेशन होगा वहाँ पे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को इस सेशन में मज़ा आया हो, यू हैव एन्जॉयड दिस सेशन। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगा हो। सेंस एंड नॉन टेम्पलेट से, यस बिल्कुल। टेम्पलेट, देखो टेम्पलेट हमेशा याद रखना। टेम्पलेट जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी इंसान हो, मान लो वो बोले कि भाई हमें तो मोदी जी जैसा बनना है।
ठीक है, भाई क्या काम करते हैं, क्या शानदार आदमी है, ठीक है। या फिर कोई आदमी बोले कि हमें तो बहुत अब्दुल कलाम जी जैसा बनना है या एलन मस्क जैसा बनना है, तो एलन मस्क या फिर जो अब्दुल कलाम जी होंगे वो उनके टेम्पलेट हो जाएंगे। टेम्पलेट का मतलब होता है कि जिसके जैसा आदमी बनना चाहे। जैसा का मतलब जिसको देख के हम उसकी कॉपी करना चाहते हैं, समझ रहे हो, तो वो हो जाता है टेम्पलेट। समझ गए। तो अब डीएनए में अगर मैं फॉर एग्जांपल तुमको समझाऊं तो डीएनए में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा, तो डीएनए में ATGC मान लो ये है, तो यही तो टेम्पलेट होगा और इसको देख के नया डीएनए बनेगा, तो कैसा बनेगा, TACG। तो ये हो गया आपका टेम्पलेट, जिसको देख मतलब जिसके बेसिस पे जिसकी कॉपी करी हमने, वो हुआ हमारा टेम्पलेट। तो यहाँ पे क्योंकि हमने इसकी कॉपी करी है, जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री हम चीज़ें बनवाते हैं ना, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। और उसका दूसरा वाला हिस्सा नॉन टेम्पलेट, क्योंकि उसकी हम कॉपी नहीं कर रहे, उसकी तो जैसी चीज़ें बन जा रही हैं। समझ गए, ठीक है। यू आर मोस्ट वेलकम बच्चों, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दी सेशन। मैं मिलती हूँ आप लोगों से 4 बजे 4 PM वापस से अपना सेशन है, ठीक है। 4 PM मास्टर क्लासेस होंगी विच इज़ दी फ्री सेशन, जिसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप दीपशिखा गोस्वामी नाम से सर्च कर लो, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर पेड कोर्सेज आप अगैन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो अपकमिंग वीक से मैं आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकर आने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियोस को लाइक कर रहे हो, और मेक श्योर अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया है, बिकॉज वहाँ ही पे मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ कि हम क्या इनिशिएटिव स्टार्ट करें। मतलब यू आर गोइंग टू लव दैट इनिशिएटिव फॉर श्योर, ठीक है। कुछ मतलब आपका एग्जाम के टाइम पे आपको जिस चीज़ की एग्जैक्टली ज़रूरत है ना, मैं आपके लिए कुछ वैसा लेकर आने वाली हूँ, तो आप मतलब एक्सट्रीमली आप इंजॉय करने वाले हो उस प्रोसेस को, ठीक है। चलो, ओके, हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का ये हमारा सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन में हमने जितने भी बेसिक्स थे प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में डिफरेंसेस हो, मैं आपको एक बार रिकैप भी करवाते जाऊंगी। तो पहले मैंने आपको बेसिक प्रोसेस के बारे में समझाया था, उसके बाद में मैंने आपको बताया था अबाउट दी जो डिफरेंसेस है या फिर जो कंपैरिजन चार्ट मैंने आपको दिया था रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में। फिर मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं या क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। देन वी हैव सीन कि डीएनए में जो स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों, उनमें से कौन सा स्ट्रैंड किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रैंड की तरह काम करता है। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो भी आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन फटाफट से। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ विच इज़ टेक्स्ट बुक ईयरली पास। तो बेसिकली टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है वो आपको 269 रुपीज़ में मिल रहा है। ये आपको 5th में, मतलब कि आज 4th में है, आज और कल, और ये आपको मिलेगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें अगर आप 10% ऑफ पाना चाहते हैं, सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ द कोड DEEPPASS, दीप पास, ये आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक श्योर दैट यू हैव जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज सारी अपडेट्स क्लासेस के बारे में, नोटिफिकेशंस, न्यू कोर्सेज के बारे में, या फिर PDFs या स्क्रीनशॉट्स या क्रिएटिव्स या जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो सब कुछ आपको वहीं पर मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। और आपके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर, आप जिनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रेपरेशन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। चलिए जी, तो मूविंग फॉरवर्ड अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। हाँ जी, तो ये हमने बात कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ RNA के बारे में, जहाँ से बहुत भर के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी। पार्ट A करवा दूँ? हाँ जी, मैं बिल्कुल, कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी, ठीक है। हाँ, तो यह सेकेंड पार्ट है। तो कल जो पिछला पार्ट था वो पार्ट 1 था ट्रांसक्रिप्शन का, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। नाउ
अब हम बात करें, मैं पार्ट ए भी करवा दूंगी, डोंट वरी, आपके एग्जाम के पहले। अभी के लिए अगर मैं बात कर रही हूँ तो आरएनए के टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं आरएनए के टाइप देखूँ तो उसमें मेजर जो टाइप होते हैं उनमें 3 टाइप होते हैं, एम, टी और आर। एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए। अगर मैं बात करूं इनकी परसेंटेज के बारे में, मतलब सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट कौन होता है, उससे कम और उससे कम कौन, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है आर आर एन ए, उसके बाद में हमको मिलता है टी आर एन ए एंड देन कम्स एम आर एन ए। कैसे याद रख सकते हो, ए टी एम, पैसे छापने की मशीन कौन होती है, ए टी एम, तो ए की जगह बस आपको क्या लगाना है, आर, तो आर टी एम, ये हो जाएगा ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा आर में, फिर टी में, फिर मतलब सबसे ज़्यादा आर पाया जाता है, फिर टी, फिर एम, ठीक है। अगर मैं काम की बात करूं तो अल्टीमेटली तो ये तीनों के तीनों ही प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, बट इफ़ नॉट प्रोटीन सिंथेसिस, अगर नहीं तो और क्या इनके इंडिविजुअल काम क्या क्या होंगे, तो एमआरएनए के पास वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जिस इन्फॉर्मेशन को वो जीन से राइबोसोम के पास में शिफ्ट कर रहा है, ठीक, या टीआरएनए को दे रहा है, जिससे अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो एनकोड हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, टीआरएनए की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या कर रहा है, टीआरएनए आपको पता है ये कोड को पढ़ता है एमआरएनए पे और अप्रोप्रिएट अमीनो एसिड को लेकर आता है एमआरएनए के पास में। फिर आता है आरआरएनए। आरआरएनए क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ राइबोसोम, ठीक है। नाउ अल्टीमेटली ये तीनों मिलके आपके प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस है उसका पार्ट होते हैं, ठीक है। इतना हमने यहाँ पर समझ लिया। आगे चलते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, नाउ सम मोर टाइप ऑफ आरएनए जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको नॉन कोडिंग एनसीआरएनए लिखा हुआ है, नॉन कोडिंग आरएनए बेसिकली दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनओ, जी, एमआई, पीआई, एसआई, एलएनसी, सर्कुलर, ठीक है। सबके आपको मेन फंक्शन पता होने चाहिए। जैसे टीआरएनए का काम तो पता ही है, ट्रांसफ़र करना अमीनो एसिड को टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। फिर चलते हैं हम आरआरएनए के पास। ये क्या करता है, ये राइबोसोम का कंपोनेंट बनाता है। एसएन का मतलब होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। ये प्रोसेस करता है एमआरएनए प्रीकर्सर को, ध्यान से सुनेंगे, एसएनआरएनए ये प्रोसेस करता है एमआरएनए प्रीकर्सर को, स्प्लाइसिंग, मैच्योरेशन वगैरह में ये काम में आता है। फिर SNORNA स्मॉल न्यूक्लियोलर, तो जब O आ जाएगा तो आपसे एक बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी हुई है, ठीक है, तो या फिर लाइक फुल फॉर्म दी है, शॉर्ट फॉर्म पूछ ली है, ठीक है। तो SNORNA इज़ आपका स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ये केमिकल मॉडिफिकेशंस करवाता है बाकी आरएनए की, जैसे कि आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए वगैरह, ठीक है। फिर जीआरएनए स्टैंड्स फॉर गाइड आरएनए, आरएनए एडिटिंग के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए, आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत फ्रीक्वेंटली इस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये नेगेटिवली रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, कैसे, बाय प्रमोटिंग एमआरएनए डिग्रेडेशन और इनहिबिटिंग, बेसिकली कुछ नहीं है, इसका सिंपल शब्दों में सिर्फ इतना काम है कि एमआरएनए को जो प्रोटीन बनानी है ना, ये उस प्रोटीन को बनाने नहीं देगा। अब चाहे ये उसको किसी भी तरीके से इनहिबिट करे, उसको डिग्रेड करे, कुछ भी करे, लेकिन ये उसको काम नहीं करने देगा। उस एमआरएनए, उस पर्टिकुलर जीन से ये प्रोटीन नहीं बनने देना चाहता। तो ये एमआईआरएनए का काम है। पीआईआरएनए, पीबी इंटरैक्टिंग आरएनए, इसका 2-3 टर्म याद रखेंगे, एक गैमेटोजेनेसिस, एक याद रखेंगे ट्रांसपोजोन, एक याद रखेंगे एपिजेनेटिक। ये तीनों टर्म में से कोई भी टर्म दिखाई दे, पीआईआरएनए शुड बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। एसआईआरएनए साइलेंस करता है, सिंपल, अगेन साइलेंस, प्रोटीन नहीं बनने दे रहा, साइलेंस उसके एक्सप्रेशन को। तुम कुछ बोलना चाह रहे हो और कुछ लोग होते होंगे, जैसे कई बार क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हो और कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, जब आप कुछ क्वेश्चन पूछने जाते हो, आपको डांट के भगा देंगे कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम ये सवाल पूछ रहे हो। अगर तुम ये सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब तुमको कुछ आता ही नहीं है। अगर हमें आता तो हम आपकी क्लास में क्यों आते, सिंपल है ना। हम आपसे पढ़ने ही इसलिए आए हैं बिकॉज हमें नहीं आता, हम सीखने आए हैं, आप सिखाने आए हो। यू नीड टू मेक अस अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इतना सिंपल इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब SIRNA ये वो लोग होते हैं जो लोगों को चुप कराते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी टीचर्स, इट कैन बी एनीबडी एल्स। जैसे बहुत लोग होते हैं ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा लड़कियों को बात नहीं करनी, अब लड़कियों को भी नहीं, इन जनरल किसी को भी, मतलब
जो कोई दूसरे को चुप कराना चाहता है, अपने एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति को करने नहीं देना चाहता, उसको हम बोल सकते हैं आप siRNA हैं। ठीक है, अगर आपको कभी कोई बोले कि चुप हो जाओ, ज़्यादा मत अब बोलो, ज़्यादा मत बताओ, ठीक है, तो तुम उसको बोल सकते हो कल को कि तुम भाई siRNA हो, ठीक है, हमें मत बताओ। ओके, चलो, साइलेंस कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट mRNA। फिर आता है LNC RNAs, लॉन्ग नॉन कोडिंग RNA। ये रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन इन एपिजेनेटिक, ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, mRNA स्पॉन्ज। ठीक है, सर्कुलर RNA एज कंपीटिंग एंडोजेनस RNA और mRNA स्पॉन्ज। ठीक है, रेगुलेट ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग एंड पेरेंटल जीन एक्सप्रेशन। तो ये सारी चीज़ों को ये रेगुलेट वगैरह कर रहे होते हैं। सिमिलरली देयर इज़ वन मोर, आपके सामने यहाँ पर चार्ट लगभग सेम ही है। यहाँ पर TRF से एक डिफरेंट नाम है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाकी सब ऑलमोस्ट सारी के सारी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, तो मेक श्योर करेंगे कि इन जितने भी चार्ट्स मैंने दिए हैं ना, उसको थोड़ा गोल के पी जाएंगे, है ना, डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे कि snRNA की लोकेशन पूछ लेगा, तो लोकेट कहाँ पर होता है, न्यूक्लियाई में होता है। किस में प्रेजेंट होता है, SNRNP कॉम्प्लेक्सेस। आपने सुना होगा कि जब RNA का क्या होता है, RNA प्रोसेसिंग होती है, RNA बन गया, नेसेंट फॉर्म में बन गया, अब RNA की प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के टाइम पर उसमें एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग का, और स्प्लाइसिंग में जिन RNA में स्प्लाइसिंग होती है स्प्लाइसियोसोम मशीनरी की मदद से, तो स्प्लाइसियोसोम मशीनरी में U1, U2 ऐसे नाम होते हैं, U6, U4, U5। ठीक है ना, ये जो U1, U2 है ये SNRNP हैं। ठीक है, जहाँ पे RNA और प्रोटीन बेसिकली, तो SNRNP कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये वाला RNA मिल जाता है। कंट्रोल करता है स्प्लाइसिंग ऑफ प्री mRNA, रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन बाय कंट्रोलिंग द इलोंगेशन फैक्टर PTEFB, याद रखेंगे ये पॉइंट। एक्सप्रेस्ड इन ऑल टिश्यूज एंड सेल टाइप्स ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, सिमिलरली PIRNA, रेट्रो एलिमेंट ट्रांसपोजॉन्स, रेट्रो एलिमेंट जर्म लाइन, मैंने बोला जर्म लाइन का नाम है, रेट्रो एलिमेंट ट्रांसपोजॉन। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस, ये सब नाम आए तो मतलब समझ लेना PI का नाम है, PV इंटरेक्टिंग RNA का। फिर SNO, प्रोसेस फ्रॉम डाइसर फ्रॉम लॉन्ग प्रीकर्सर्स, और कुछ बातें हो गई इसके बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जिनको आपको याद रखना ही रखना है। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है जी, नाउ अगैन कुछ वही सब नाम है। मैंने आपको 3-4 चार्ट्स क्यों दिए, आपको लगा होगा मैम सबके सिमिलर फंक्शन है, सो वाई 3-4 चार्ट्स। सो द पॉइंट इज़ कि हर एक चार्ट में ना डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, अब किसी को थोड़ा ज़्यादा जब जहाँ पे लिखा होता है वो समझ में आता है, किसी को कम शब्दों में पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैंने आपको हर तरीके के ऑप्शंस प्रेजेंट कर दिए। अब आपको जो पसंद हो आप उस तरीके से उसको वहाँ पर समझ सकते हो। मोटा मोटा काम मैंने ऑलमोस्ट सबका आपको बता दिया है कि इनका ये काम होता है, इनका ये काम होता है। अब उससे ज़्यादा आपको जानना है तो मैंने चार्ट्स भी सामने दे दिए, आप खुद से उसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, पिक्चर ब्लर बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ठीक है, सो द पॉइंट इज़ कि आप अपनी क्वालिटी अगर आप एक बार बढ़ाओगे ना बेटा, क्वालिटी इम्प्रूव करो, 1080p करो, आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी पिक्चर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, एकदम बहुत अच्छी, मतलब द पिक्चर्स आर एक्सट्रीमली क्लियर। ठीक है, अगर अपनी क्वालिटी अच्छी कर लोगे तो सब दिखाई देगा बच्चे। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए चलते हैं इसी बात पर आगे। तो ये हमने यहाँ तक समझ लिया क्या आपका RNA के टाइप्स। ठीक है ना, अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की होने वाली है शुरुआत। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की शुरुआत होने वाली है तो सिंपल बात है, क्या काम करना है, DNA को कॉपी करना, मतलब DNA को देखकर RNA को बनवाना है। तो कौन सा एंजाइम चाहिए, प्रोकैरियोट्स के केस में उस एंजाइम का नाम होता है क्या, RNA पॉलीमेरेज। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले RNA पॉलीमेरेज एक किस प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, तो किस प्रकार का एंजाइम है, ये हो जाएगा एक DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमेरेज।
सो बेसिकली यहाँ जो पहली वाली जो ये दो ब्लैंक्स होते हैं समझ लो, एक जगह डिपेंडेंट एक जगह ये, तो जिसको देख के बनवा रहा है यहाँ पे उसका नाम आएगा और जो बन रहा है यहाँ पे उसका नाम आएगा। अगर डीएनए पॉलीमरेज होगा तो हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए पॉलीमरेज होगा तो हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे क्या आरएनए पॉलीमरेज को कोई टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होती है, वो डीएनए को देख के बनवाता है। अगर कोई आपसे पूछे क्या आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट काम करता है, आप बोलोगे नहीं, वो डीएनए को देख कर बनवाता है, वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें हो गई। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिलेक्टिव प्रोसेस होगा, ऐसा तो है नहीं कहीं भी शुरू हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, कोई भी पर्टिकुलर जीन से कहीं से भी। एक स्पेशल जगह होती है, स्टार्ट साइट, स्टॉप साइट, है ना, शुरुआत इनिशिएशन की एक जगह होगी, फिर एंड की एक जगह होगी, तो सिलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और भी छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स आएंगे, बट अभी हम मेन बात करते हैं एक पॉइंट की जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक, और उसके बाद में हम आरएनए पॉलीमरेज की बात करेंगे। मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक। देखिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक का सिंपल शब्दों में मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है जो ओपेरॉन होता है। व्हाट इज़ ओपेरॉन? ओपेरॉन में आपने देखा कि देयर वर मैनी, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन्स थे, प्रोमोटर, ऑपरेटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उसके बाद में यहाँ पर एक उसमें एक फ्रेम के अंदर आपका जी, वाई और ए, ये 3 जीन्स प्रेजेंट थे, और जब ये ऑन होगा तो ये तीनों के प्रोडक्ट बनेंगे, और ऑफ होगा तो ये तीनों के ही प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑन होगा तो एक बनेगा 2 नहीं बनेंगे, या हाँ ये अलग बात है कि इनमें से किसी एक में म्यूटेशन होगा तो वो नहीं बनेगा, दैट इज़ द डिफरेंट केस। बट अगर ये सब कुछ ठीक है, वाइल्ड टाइप सिनेरियो है, और अगर ये ऑन है तो सब बनेगा, और अगर ये ऑफ है तो कुछ नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि ये कई सारे जो जीन्स हैं या कई सारे प्रोटीन्स बनाने वाले सिस्टम एक रेगुलेटरी एलिमेंट के अंदर में फंक्शन कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन्स अलग अलग बन रही हैं, बट सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम एक ही काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, रेगुलेटरी सिस्टम एंड देन आप देखोगे प्रोटीन बनती हुई अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आप जो यहाँ ये होता है यूकैरियोट्स के केस में, और ये होता है प्रोकैरियोट्स के केस में। एग्जाम्पल इज ओपेरॉन। तो ओपेरॉन आप कभी भी यहाँ पर यूकैरियोट्स में नहीं देखोगे, ये वाला सिस्टम हमने कोई भी ओपेरॉन नहीं पढ़ा कभी यूकैरियोट में, क्यों नहीं पढ़ा, होता ही नहीं है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। कैसे याद रखेंगे? पी से पी, पॉली प्रोकैरियोट्स। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत बार ये बात सुनी होगी कि जो आरएनए है वो बहुत ज़्यादा लेबाइल है या अनस्टेबल होता है। जब आरएनए आइसोलेशन करते हो ना तो बहुत ज़्यादा डर रहता है कि मतलब वो डिग्रेड हो जाएगा, या फिर उसको बहुत संभाल के आइसोलेट करना पड़ता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों हमको उसको इतना संभाल के आइसोलेट करना पड़ रहा है? डीएनए के साथ में हमें देखो ध्यान तो ऑब्वियसली दोनों केसेस में रखना होगा, बट इन केस ऑफ आरएनए हमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो उसका कारण क्या है? उसका बहुत सिंपल सिर्फ इतना रीज़न है, 2 रीज़न्स हैं उसके मेजर। अगर मैं डीएनए के केस में बात करूं तो पहला डिफरेंस, डीएनए एक तरफ लिखती हूँ एक तरफ आरएनए। देखिए डीएनए में मिलता है आपको थाइमीन, आरएनए में मिलता है यूरेसिल। थाइमीन में आपको मिलता है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, विच इज़ प्रेजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे एब्सेंट है ये मिथाइल ग्रुप। दूसरी चीज़ OH, अगर मैं OH की बात करती हूँ तो आपको पता है कि हाँ यहाँ पे मिलता है आपको OH और यहाँ पे मिलता है आपको H। तो OH क्योंकि फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ वेरी इजी टू, मतलब इजीली एक्सेसिबल टू
अटैक, ठीक है, बहुत ईजिली वहाँ पर अटैक चीज़ें हो सकती है, कर सकता है अटैक, तो इसलिए रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, ये जो यूरेसिल है, आपको पता है कि जब कभी भी किसी भी जगह पे हम थाइमीन ग्रुप अटैच कर देते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे, जब उनकी डिस्कवरी हुई थी उनके ऊपर थाइमीन ग्रुप अटैच थे, तो उस जगह पे उस साइट पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट नहीं कर पाए। तो जिस जगह पे भी आप थाइमीन ग्रुप को अटैच कर दोगे उस जगह को कट नहीं कर सकोगे आप मतलब सेल के एंजाइम्स वगैरह, ठीक है। सिमिलरली थाइमीन में ये जो थाइमीन के अंदर ये मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो डीएनए को स्टेबिलिटी देती है ये चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये OH नहीं प्रेजेंट फ्री ग्रुप, यहाँ पर H है, कहाँ पर 2 प्राइम, जो आपका कहाँ पे, शुगर पे, सेकेंड नंबर कार्बन पे, ठीक है। और आरएनए में एक चीज़ यूरेसिल, दूसरी चीज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच मेक्स इट वेरी अनस्टेबल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है जिसके कारण ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है और ये हो जाता है स्टेबल। ये एक पॉइंट है जो कि हम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, आरएनए पॉलीमेरेज की तरफ। चलिए जी, आई होप अभी तक हर एक पॉइंट में आप लोगों को एकदम सब चीज़ों पे क्लैरिटी है, कुछ भी कहीं पे भी डाउट नहीं है। मैं आप लोगों को भेज दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। जिस किसी को भी टेंशन हो ना इमेजेस की, आई विल शेयर इट इन दी टेलीग्राम ग्रुप। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारी इमेजेस शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, जी, तो आरएनए पॉलीमेरेज को अब हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा देखिए, अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की केस में, तो आप सभी जानते हो कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इट इज़ ओनली 1 पॉलीमेरेज। अगर हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ पे केवल एक पॉलीमेरेज होता है, ठीक है, सिर्फ एक पॉलीमेरेज प्रेजेंट होता है, मल्टीपल पॉलीमेरेज तो होते नहीं हैं, ठीक है। अब ये जो एक पॉलीमेरेज है इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है जी, कि किस तरीके से होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ऑलराइट, तो देखो, ये जो आरएनए पॉलीमेरेज है, पहली बात, इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एक हिस्सा होता है इसका कोर एंजाइम, या ऐसा बोल सकती हूँ मैं कि कोर एंजाइम, ठीक है, एंड देन देयर इज सिग्मा सब यूनिट। और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो मिलके बन जाता है यहाँ पर क्या, होलो एंजाइम, ठीक है। तो एक होता है कोर एंजाइम का पार्ट, एक सिग्मा सब यूनिट, और एक होता है, इन दोनों को जब मैं मिला दूँ उसको मैं बोलूँगी होलो एंजाइम। अब कोर एंजाइम का क्या क्या पार्ट होता है और उसका क्या क्या काम होता है, हर एक चीज़ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, कोर का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ अर्थ, पृथ्वी का कोर, तो क्या आप, ऐसा तो है नहीं कि देखो पृथ्वी के ये गलत एग्जाम्पल है, कैसा बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ का कोर, जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉडी का कोर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो कोर इज़ समथिंग, नींव समझ लीजिए आप, घर की नींव बहुत मजबूत रखी जानी चाहिए। तो जो नींव होती है दैट इज़ दी कोर। क्या नींव आप हर रोज़ बदलते हो? क्या जो घर की नींव है या शरीर की जो नींव है ये जो कोर है, क्या उसको आप हर रोज़ बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। ये जो बाहर से जो चीज़ें कर रहे हो, क्या खा पी सकते हो, ठीक है, आपकी दिनचर्या क्या है, फिजिकल फिटनेस, इन सब पे, मेंटल फिटनेस, इन सब पे आप ध्यान दे सकते हो, दैट यू कैन डू। बट एक बार जो आपका कोर डेवलप हो गया, जो कोर है आपका, कैन यू चेंज इट एग्जैक्टली? नो, यू कैन नॉट चेंज इट। यू कैन प्रोबेबली उसको थोड़ा और चीज़ों को ऐड ऑन करके उन चीज़ों के हिसाब से उसको फिर ढाल सकते हो, ये कर सकते हो आप, ठीक है।
ना। अब ये जो कोर एंजाइम है, यहाँ पर पार्ट्स जो होते हैं उसको हम बोलेंगे अल्फा, बीटा और ओमेगा। ये 5 पार्ट होते हैं कोर एंजाइम के, ठीक है। और सिग्मा सब यूनिट। अच्छा, अब हम फिर इस तरफ लिख देती हूँ फंक्शंस। हाँ जी, तो अल्फा यहाँ पे जो काम है ना इनका, ये मेनली आप समझ लो असेंबली ऑफ पॉलीमरेज, ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ठीक है, प्रमोटर रिकॉग्निशन, बाइंड्स टू सम एक्टिवेटर्स, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। क्या क्या काम कर रहा है ये? असेंबली करवा रहा है पॉलीमरेज की, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहा है, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने में मदद कर रहा है, ये भी बिकॉज मेन काम वो किसी और का है, बाइंड्स टू सम एक्टिवेटर्स, ठीक है। फिर आ जाता है बीटा, बीटा डैश, ये वो मेन वो पॉइंट है जिसके अंदर कैटालिसिस करने की क्षमता है, तो कैटालिटिक सेंटर हम बोलेंगे इसको, कैटालिटिक सेंटर, ठीक है। फिर आ जाएगा ओमेगा, ये बेसिकली समझ लीजिए आप असेंबली, हेल्प वगैरह का, असिस्टेंस वगैरह का काम ये करेगा। हाँ जी, बस एक सेकेंड। ओके, ठीक है, असिस्टेंस वगैरह का काम ये करेगा। फिर आ जाता है इसी के साथ में यहाँ पर दूसरी चीज़ विच इज़ सिग्मा फैक्टर। ये हो गया कोर एंजाइम। अब इसी में मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पर क्या, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है इसका 2 काम है मेजर, करेक्ट बाइंड करवाना, दिख पाएगा अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे तो आप लोगों को, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी, हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आई थिंक डिफ़िकल्टी होगी यहाँ पर लिखने में, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका सिग्मा फैक्टर। अब ये सिग्मा फैक्टर के मेजर फंक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो एक हो जाएगा इसका मेजर काम कि देखो जो आरएनए पॉलीमरेज है, अब उसको डीएनए पे आके बाइंड करना होगा टू स्टार्ट इट्स फंक्शन। क्या फंक्शन है इसका? डीएनए को देख के आरएनए को बनवाना है, ठीक है। अब सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा डीएनए पे, कोई दिक्कत नहीं है, बाइंड कर गया। लेकिन अब मेन बात क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पे बाइंड करना होगा, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है प्रोसेस को, एंड प्रमोटर इज द साइट विच असिस्ट इन दी स्टार्टिंग। अल्टीमेटली इनिशिएशन का जो प्रोसेस होना है वो वहीं पे होगा, ठीक है, उसी के मदद या उसी जगह पे के बाइंड करने के बाद होगा, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो मेनली किस काम में मदद करता है? आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए के ऊपर प्रमोटर रीजन पे बिठाने में। बाकी किसी भी जगह अगर मैं आपको बोलूँ आज की तारीख पे कि क्या आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के बिना डीएनए से बाइंड कर सकता है, आप बोलोगे हाँ मैम बिल्कुल कर सकता है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल दूं कि क्या आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के बिना डीएनए के ऊपर प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर सकता है, आप बोलोगे नहीं मैम वो नहीं कर सकता, क्योंकि सिग्मा फैक्टर ही उसको प्रमोटर रीजन के ऊपर बाइंड करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर का काम है ये प्रमोटर बाइंडिंग पे, प्रमोटर रिकॉग्निशन इज द करेक्ट टर्म, प्रमोटर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है किसकी? आरएनए पॉलीमरेज की, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स
ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये ऐसे कैसे कर रहा है? तो होता क्या है कि जब सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है ना, कहाँ पे, देखो मैं दिखा देती हूँ डायग्राम से। मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए के ऊपर ये मान लो आरएनए पॉलीमरेज अभी घूम रहा था, भटक रहा था। अब मान लो प्रमोटर यहाँ पे कहीं है, वो भटक रहा था, देख रहा है कहाँ है, प्रमोटर नहीं मिल रहा, प्रमोटर नहीं मिल रहा, परेशान है बेचारा। ठीक है, अब सिग्मा फैक्टर को लगा कि यार बहुत परेशान हो गया, इसको थोड़ा मदद कर देता हूँ। तो सिग्मा फैक्टर आया, ठीक है। सिग्मा फैक्टर अभी तक देख रहा था दूर से, ठीक है, उसने कहा चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो सिग्मा फैक्टर जब आएगा तो अब क्या होगा कि वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा। बाइंड करने से क्या होता है कि ये जो डीएनए है ये हल्का सा इसमें होती है बेंडिंग, हल्की सी इसमें क्या हो जाती है, हम अपने समझने के लिए उसको सीधा बनाते हैं, बिकॉज अगर हम उसको टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे तो हमें ऑलरेडी थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए प्रोसेसेस, और ऐसे बना देंगे तो और मुश्किल हो जाएगा समझना। बट इन जनरल थोड़ी सी बेंडिंग होती है वहाँ पर सिग्मा फैक्टर के बाइंड करने से। तो प्रमोटर रिकॉग्निशन, सिग्मा फैक्टर आके प्रमोटर से बाइंड करता है एंड आरएनए पॉलीमरेज फिर उसकी मदद से प्रमोटर से, ये रहा प्रमोटर, और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर उसको बाइंड करवा देगा प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज को। तो ये प्रोसेस होता है इसके बाइंड करने का, ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। ओके, अब हाँ, इसमें आई थिंक इतनी ही चीज़ें हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब प्रमोटर, आप बोलोगे मैम इतनी देर से हम प्रमोटर के बारे में सुन तो रहे हैं, बट व्हाट इज़ एग्जैक्टली प्रमोटर? तो प्रमोटर की मैं आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दे देती हूँ, ठीक है, कि प्रमोटर होता क्या है। So promoter is the DNA sequence at which RNA polymerase binds to start transcription। ठीक है, प्रमोटर वो जगह है डीएनए सीक्वेंस, वो डीएनए सीक्वेंस है जहाँ पे कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करवाने के लिए। और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने का क्या मतलब है, हम कब बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया? तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन हम किस प्रोसेस को बोलते हैं? जहाँ पे कि सिंथेसिस हो जाए ऑफ फर्स्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, पहले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए किसमें? इन दी नेसेंट आरएनए, नए बन रहे आरएनए में। और अबॉर्टिव इनिशिएशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे, बिकॉज अबॉर्टिव इनिशिएशन जब तक होगा तब तक आगे चीज़ें वो नहीं बढ़ती हैं, तब तक इलॉन्गेशन का प्रोसेस शुरू। क्या है अबॉर्टिव इनिशिएशन, मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। बट अभी तक का प्रोसेस मैं उम्मीद कर रही हूँ हम समझ गए। ओके, तो हमने आरएनए पॉलीमरेज समझ लिया, हमने कैसे ये बाइंड करता है ये सब समझ लिया, हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहीं पे अभी तक समझ लिया है, जितनी भी मेजर चीज़ें थी। मलिक, आई विल शो यू। सो बेसिकली प्रमोटर रिकॉग्निशन कैसे करवाता है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि मैंने आपको बोला। सो मेजर जो काम है ना प्रमोटर रिकॉग्निशन का वो सिग्मा फैक्टर का है, ठीक है। अल्फा का आप ऐसे समझ लो कि ये एक तरीके से असिस्टेंस दे रहा है, और ये मेनली जो बाइंड करता है ना, इफ़ आई हैव डायग्राम आई विल जस्ट शो यू। एक्चुअली आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मुझे सॉल्व करवाने हैं, बट ठीक है, आपको क्योंकि ये डाउट आया मैं दिखा देती हूँ, हालांकि ये सब मुझे बाद में दिखाना है आपको। ये दिख रहा है आपको, ये जो -35 और -10 दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली प्रमोटर रीजन। ये बेसिकली प्रमोटर रीजन है जहाँ पर ये सिग्मा सब यूनिट आके बाइंड की हुई है। लेकिन अगर आप देखोगे कि अल्फा जो है ये आरएनए पॉलीमरेज का हिस्सा है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रमोटर से बाइंड करेगा, और ये इसका जो एन टर्मिनल डोमेन है ये इधर से बाइंड करेगा, और जो इसका सी टर्मिनल डोमेन है वो कहीं जाके अप एलिमेंट से बाइंड करेगा, जो मैंने आपको बताया था एक्टिवेटर से भी बाइंड करता है। तो उसके बारे में व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड आई विल एक्सप्लेन यू, जैसे कि मैंने बोला कि मैं तब एक्सप्लेन कर दूंगी जब ज़रूरी होगा, ठीक है, डू नॉट वरी।
अभी के लिए देखो मैं सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जितनी तुम डाइजेस्ट कर पाओ, ज़्यादा दूंगी तो अपच हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि सब हौच पौच हो जाएगा, वो उतना मैं नहीं चाहती करना। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी लेकिन सही से बताऊंगी, जिससे कि ध्यान में रहे सब, एक एक चीज़ समझ में आए, एक एक चीज़ याद रहे, ठीक है। चलो अब एक और पॉइंट समझ लेते हैं बस आज का, ठीक है, विच इज़ हाँ, टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, एक ये वाला और एक ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये दोनों। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ना टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर दिए हैं, सिग्मा 70, ठीक है, किस लिए है, फॉर मोस्ट जीन्स, मेजर फैक्टर ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। 32 हीट शॉक, पता नहीं कितनी बार सवाल आया है यहाँ से। 54 नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है, ये आते हैं। 28 फ्लैजिलम सिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, देखो 70 को बोलते हैं बेसिकली हाउस कीपिंग। ये 70 जो लिखा था ना, मोस्ट जीन्स का मतलब हाउस कीपिंग, मतलब देखो हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है, इन जनरल प्रेजेंट ही है, चल ही रहे, काम कर ही रहे, नो और नोइंग और नोइंगली और अनोइंगली दे वर्किंग, लाइक समझ रहे हो। फिर इसके अलावा मेजर जो आपको दिखेंगे वो 28 और 32 होंगे, जिनको आपको याद रखना है। देन ई एक्सट्रीम टेम्परेचर थोड़ा बहुत देख सकते हो, 22 वायरुलेंस या हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, CO कोबाल्ट NI रेजिस्टेंस के लिए CNR H हो जाएगा। बाकी तो देख तो एक बार सभी लो, ठीक है, क्या पता कब CSIR नेट एग्जाम वालों का दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाए और वो स्लाइड को देख लें और वो एग्जाम में कुछ आपको रैंडम क्वेश्चन दे दे, बट देख लो दिमाग में जब सामने से दिख रहा है आपको क्वेश्चन तो, ठीक है। तो एक बार आपको ये स्लाइड, बाकी मैं इस स्लाइड को आपको वापस से टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, दीपशिखा गोस्वामी नाम से सर्च कर लीजिए, यू विल फाइंड द टेलीग्राम चैनल। आई विल शेयर दीज पिक्चर्स इन दी टेलीग्राम ग्रुप, बोथ दी पिक्चर्स, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, एक दो सवाल, फिर चलते हैं, आप आज का सेशन डन करते हैं। फर्स्ट नॉट दिस, या ठीक है नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं आप, क्योंकि आज के लिए आई थिंक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इमेज मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे आई शेयर, ठीक है। चलो ख्याल रखो, मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट सेशन में, दैट इज़ टुमारो। और 4 PM पे अभी हमारा सेशन, तो 4 PM पे हम बेसिकली मास्टर क्लासेस में क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे तो हम एक टॉपिक समझते हैं डेली बेसिस पर। हम एक 4 बजे एक अच्छा, आज मास्टर क्लास नहीं होगी, आज फ्री क्लास नहीं है, आज डाउट क्लियरिंग सेशन है, ठीक है। तो जो भी बच्चे पेड क्लासेस वाले यूज़र्स हैं, पेड यूज़र्स हैं, उनकी आज डाउट क्लियरिंग सेशन है। उनको जो भी डाउट्स हैं वो आज मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको बोलती हूँ इन जनरल बिफोर हैंड मुझे भेज दिया करो आप लोग डाउट्स, बट ठीक है, बिफोर हैंड जिन्होंने भेजे हुए हैं उनके भी, और जो अभी भेजेंगे उनके भी आप डाउट्स यहाँ पर आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओह ग्रेट कीर्ति, बढ़िया, ठीक है। चलो आई होप यू हैव इन्जॉयड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोगों से। मेक श्योर टू लाइक, हिट द लाइक बटन टू दी पर्टिकुलर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अपना ख्याल रखो, मज़े करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, ओके।